नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सम्राट चौधरी का बयान, एक एक बिहारी को मिलेगा बिहार में रोजगार, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के लिए अलग विभाग गठित। खबर में आगे जिक्र होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू मारे जाते हैं तब आपकी मुंह बंद हो जाती है, विपक्ष पर गरजे योगी आदित्यनाथ। आगे जिक्र होगा कि मोदी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, राजधानी दिल्ली को धुएं और प्रदूषण से मुक्ति दिलाने वाली योजना को दे दी मंजूरी। आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि पीएम मोदी ने बीवी जी राम जी को सराहा, कहा गाँव में रोजगार संपत्ति के साथ अच्छी फसल मिलेगी और इसी के साथ नया कानून एमजी नरेगा की जगह लेगा। आगे आपको बताएंगे कि जो भी जमीन पर कब्जा करेगा उसे छोड़ूंगा नहीं, यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। एक एक बिहारी को बिहार में रोजगार दूंगा, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के लिए अलग विभाग गठित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी पटना में एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि उनका प्रण है कि एक एक बिहारी को बिहार में ही रोजगार दिलाएंगे। अब सरकार का 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। दोस्तों, बिहार के युवाओं को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राहत बड़ी खबर दी है। राजधानी पटना में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो एक एक बिहारी को बिहार में रोजगार देंगे। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि ये मेरा प्रण है कि एक एक बिहारी को बिहार में ही रोजगार दिलाऊंगा। अब सरकार का 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन करने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। इस लक्ष्य को अगले 5 साल में हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बुधवार को पटना के नेवरा स्थित एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आयोजित वार्षिक कार्यक्रम गूंज को संबोधित कर रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू मारे जाते हैं तब आपकी मुंह बंद हो जाती है, विपक्ष पर गरजे योगी आदित्यनाथ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि विधानसभा में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश हिंसा पर गुस्सा जाहिर करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि देखिए कैसे बांग्लादेश में एक दलित युवक को जिंदा जला दिया गया। गाजा पट्टी में जो कुछ भी होता है उस पर आप लोग आंसू बहाते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में एक दलित युवक को मार दिया गया तो आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और आपकी जबानें बंद हो गई, क्योंकि आप उन्हें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि आपकी तुष्टीकरण की नीति का सच, जिसकी वजह से बांग्लादेश बना, अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं बने होते तो हिंदुओं को इस तरह जिंदा नहीं जलाया जाता, और ऐसा होता तो इसके क्या नतीजे होते। आप गाजा मुद्दे पर कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में किसी हिंदू को मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो मरा है वो हिंदू है, दलित है। एक निंदा प्रस्ताव पास होना चाहिए और विपक्ष के नेता की तरफ से एक प्रस्ताव आना चाहिए। हम इस घटना की निंदा करते हैं और बांग्लादेश सरकार को चेतावनी देते हैं। वही दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर योगी ने विपक्ष पर हमला जारी रखते हुए कहा कि जब हम यहाँ से बांग्लादेशियों को निकालेंगे और रोहिंग्याओं को बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि आपने उनमें से कई लोगों को वोटर के तौर पर रजिस्टर करवाया है। आपने उनमें से कई लोगों के आधार कार्ड बनवाने का पाप भी किया है। आप नहीं देश में रहकर हमारे लोगों के खिलाफ अपराध करना और फिर वहां मासूम हिंदुओं और मासूम सिखों के खिलाफ अत्याचार करना, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, राजधानी दिल्ली को धुएं और प्रदूषण से मुक्ति दिलाने वाली योजना को दी मंजूरी। जी दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जो निर्णय लिया गया वो दिल्ली की दम घोटू हवा के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान है। हम आपको बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के चरण 5A को स्वीकृति देकर यह साफ कर दिया कि जब राजधानी दिल्ली को यूं ही धुएं और जाम के हवाले अब नहीं छोड़ा जाएगा। 12,015 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 16 किलोमीटर लंबी इस नई मेट्रो विस्तार परियोजना में 13 नए स्टेशन होंगे, जिनमें 10 भूमिगत और 3 एलिवेटेड होंगे। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 400 किलोमीटर की ऐतिहासिक सीमा पार कर लेगा। ये वही दिल्ली है जहां रोजाना औसतन 65 लाख लोग मेट्रो से सफर करते हैं और सड़कों पर गाड़ियों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस परियोजना के तहत 3 नए गलियारे विकसित किए गए हैं। पहला गलियारा रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक बनेगा, जो कर्तव्य भवन जैसे अहम प्रशासनिक क्षेत्र को सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी देगा। दूसरा गलियारा एरोसिटी से एयरपोर्ट टर्मिनल 1 को जोड़ेगा, जिससे दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 और 3 के बीच मेट्रो से सीधा संपर्क संभव होगा। तीसरा और सबसे रणनीतिक गलियारा तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक जाएगा, जो नोएडा और गुरुग्राम के बीच एक वैकल्पिक रास्ता बनेगा। इन तीनों गलियारों का साझा असर ये होगा कि सड़कों पर ट्रैफिक घटेगा, निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोत में से एक पर सीधा प्रहार होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी ने बीवी जी राम जी को सराहा, कहा गाँव में रोजगार संपत्ति के साथ अच्छी फसल मिलेगी, नया कानून एमजी नरेगा की जगह लेगा। जी
हाँ दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जो भी जमीन पर कब्जा करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही राज्य के विकास की विभिन्न योजनाओं का उन्होंने खुलासा किया। सीएम योगी ने कहा कि आज से 9 साल पहले सपा इस पक्ष में थी और बीजेपी उस पक्ष में थी। सपा तितर बितर हो गई। मैं पूछूंगा कि काफिला क्यों लूटा, इधर उधर की बात ना करें। इसके साथ ही योगी ने अतिक्रमण पर साफ कर दिया कि कब्जा किया उसे छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने कहा कि अराजकता के तांडव के लिए कौन दोषी था। माफिया के प्रति सरकार की कड़ी नीति है। 4 आयाम है जिस पर सरकार ने काम किया। व्यक्ति, समाज और संस्था को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए, मन में सुरक्षा का एहसास हो। सीएम योगी ने कहा कि इस सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए आपने क्या किया, क्या नहीं किया। यूपी की जनता ने रिजल्ट दिया है। क्या किया है, जनता रिजल्ट दे रही है, आगे भी देती रहेगी। दोस्तों, उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी की धारणा लोगों में अच्छी नहीं थी। लोगों के मन में एहसास है कि दंगा नहीं है, न्याय कैसे होता है। आप ही की पार्टी की सदस्य थी पूजा पाल, आप न्याय नहीं दिला पाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुनिया सोती रही और भारत ने समुद्र से दिखाई अपनी रणनीतिक ताकत। जी हाँ दोस्तों, जब दुनिया का बड़ा हिस्सा सो रहा था उसी दौरान भारत ने चुपचाप अपनी राजनीतिक और परमाणु ताकत का दमखम दिखा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने बंगाल की खाड़ी में समुद्र से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण विशाखापट्टनम के तट से दूर उस इलाके में किया गया जिसके लिए पहले ही समुद्री नोटिस जारी किया गया था। तय किया गया परीक्षण क्षेत्र करीब 3240 किलोमीटर तक फैला हुआ था। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक मिसाइल के नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्र के मुताबिक ये परीक्षण K4 SLBM का हो सकता है। संभावना है कि मिसाइल को स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से लॉन्च किया गया। कुछ चर्चाएं अगली पीढ़ी की K5 मिसाइल को लेकर भी हुई, लेकिन जिस दूरी के लिए नोटिस जारी किया गया था और पहले के परीक्षणों को देखते हुए K4 ही सबसे संभावित विकल्प माना जा रहा है। ये लॉन्च 23 दिसंबर की सुबह हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अवामी लीग से बैन हटाओ, अमेरिका ने यूनुस को दे दिया झटका। बांग्लादेश में हसीना की वापसी का बन रहा रास्ता। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले आम चुनाव से पहले शेख हसीना की वापसी का रास्ता बनता दिख रहा है। मोहम्मद यूनुस की तानाशाही के खिलाफ अंतरिम सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव तेज हो गया है। अमेरिका के प्रभावशाली सांसदों के एक समूह ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यूनुस को शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से बैन हटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा गया तो ये चुनाव न तो स्वतंत्र होगा और न ही निष्पक्ष। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य ग्रेगरी W. मैक्स बील हुईजोंगा और कैमलागर डोव ने मंगलवार को बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को एक औपचारिक पत्र भेजा। इस पत्र में उन्होंने कहा कि किसी पूरे राजनीतिक संगठन पर प्रतिबंध लगाना लाखों मतदाताओं को उनके वोट के अधिकार से वंचित कर सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इसरो का कमाल, अब सीधे अंतरिक्ष से जुड़ेगा स्मार्टफोन। ब्लूबर्ड 2 सैटेलाइट लॉन्चिंग की खास बातें। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो आज फिर एक कीर्तिमान रच गया। भारत की भारी भरकम LVM-3 रॉकेट की लॉन्चिंग हो चुकी है। इसरो एक कमर्शियल मिशन के तहत अमेरिका के इस अगली पीढ़ी वाले रॉकेट को पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित करेगा। इसरो के अनुसार ये रॉकेट 24 दिसंबर 2025 की सुबह 8:54 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाना था, जिसमें 90 सेकंड की देरी हो गई थी। इस मिशन के तहत अमेरिका का AST स्पेस मोबाइल ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार के बाद बीजेपी का मिशन बंगाल, नितिन नवीन बोले बंगाल से केरल तक लहराएगा भगवा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब पश्चिम बंगाल को अगला बड़ा सियासी लक्ष्य बना लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना दौरे के दौरान ऐलान किया कि पार्टी बंगाल से लेकर केरल तक भगवा लहराने की तैयारी में है। उन्होंने पार्टी की बैठक में बिहार बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिशन बंगाल के लिए जुट जाने का संदेश दिया। पटना में आयोजित पार्टी की इंटरनल मीटिंग में नितिन नवीन ने कहा कि बिहार की जीत ने देश के अन्य राज्यों में बीजेपी के संगठनकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार बीजेपी के पास चुनाव लड़ने और जीतने का अनुभव है, जिसका इस्तेमाल अब पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। नितिन नवीन ने साफ कहा कि मिशन बंगाल को पूरा करने की जिम्मेदारी बिहार बीजेपी की टीम को
दी जा रही है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक नितिन नवीन ने पार्टी नेताओं से कहा कि बिहार के नेता और कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल चुनाव में जुटेंगे। पार्टी का मानना है कि बिहार में मिली सफलता का मॉडल बंगाल में भी लागू किया जाएगा। पटना दौरे के दौरान नितिन नवीन शुक्रवार देर शाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पटना स्थित कार्यालय भी पहुंचे। वहां उन्होंने संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात की और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान चीन को बड़ा झटका, फ्रांस ने भारत को सौंप दिए तबाही मचाने वाले 2 सिस्टम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रांस एक बार फिर भारत के लिए बड़ा दोस्त साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए मिनी नवरत्न रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांसीसी कंपनी सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ 2 हाई परिशुद्धता वाले युद्ध में सिद्ध हो चुके सिस्टमों के प्रोडक्शन ट्रांसफर के लिए एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे इन सिस्टमों को अब देश में ही बनाया जा सकेगा। 36 राफेल के करार के बाद फ्रांसीसी कंपनी ने भारत से एक और बड़ा करार किया है। यह करार पाकिस्तान, चीन जैसे भारत के दुश्मनों के लिए बड़ा झटका साबित होने जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। युद्ध लड़ने के लिए रहें तैयार, सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा बयान। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सोमवार को कहा कि आतंकवाद को रोकने के लिए भारत को ऑपरेशन सिंदूर जैसे कम अवधि एवं उच्च तीव्रता वाले संघर्ष और अपने पड़ोसियों के साथ क्षेत्रीय विवादों के कारण लंबी अवधि के संघर्ष के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता होगी, जहां एक डोमेन का प्रभाव तुरंत दूसरे डोमेन पर महसूस किया जाएगा। आईआईटी बॉम्बे के कार्यक्रम में यहां पर जनरल चौहान ने पाकिस्तान या चीन का नाम लिए बिना कहा कि भारत को किस तरह के खतरे और चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये 2 तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। हमारे दोनों विरोधी परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, इसीलिए हमें प्रतिरोध के उस स्तर का उल्लंघन नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का अपने दोनों पड़ोसियों के साथ क्षेत्रीय विवाद है। सीडीएस ने कहा कि आतंकवाद को रोकने के लिए हमें एक अवधि एवं उच्च तीव्रता वाले संघर्षों के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा ही कुछ हमें भूमि केंद्रित लंबी अवधि के लिए संघर्ष के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच भूमि विवाद है, फिर भी हमें इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। सीडीएस ने कहा कि आतंकवाद और ग्रे जोन युद्ध एक खतरा बना रहेगा, जिसके लिए रक्षात्मक के साथ साथ आक्रामक प्रतिक्रिया की भी आवश्यकता है। ग्रे जोन का तात्पर्य आमतौर पर एक ऐसे स्पष्ट स्थान से है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रत्यक्ष संघर्ष और शांति के बीच मौजूद होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश, 2 कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाकिस्तान को दे रहे थे खुफिया जानकारी। जी हां दोस्तों, ईटानगर पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश में जासूसी गतिविधियां करने के आरोप में जम्मू कश्मीर के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आईजी चुखू आपा ने मंगलवार को बताया कि दोनों लोगों को 18 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें राज्य लाया गया है, जहां वो फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान एजाज अहमद भट्ट और बशीर अहमद गनई के रूप में हुई है। आईजी ने बताया कि चांगलांग जिले के मियाओ से पहले हिरासत में लिए गए एक अन्य व्यक्ति को रिहा कर दिया गया है, क्योंकि जांचकर्ताओं को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे उसके जासूसी गतिविधियों में शामिल होने का पता चल सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गिरिराज सिंह ने बताया ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा, बाबरी मस्जिद इसलिए बनवा रही हैं क्योंकि जी दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर उन्हें कटघरे में खड़ा किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी ने जानबूझकर हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने की इजाजत दी है। इस तरह के कार्य के लिए अभी तक हुमायूं कबीर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ममता बनर्जी नहीं संभली तो? गिरिराज सिंह पटना में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे ये बताता है कि ममता बनर्जी का ये हिडन एजेंडा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद इसलिए बनवा रही हैं क्योंकि वहां हिंदू और मुसलमान के बीच भेद पैदा हो। गिरिराज सिंह ने कहा कि दिसंबर का महीना हमारा शौर्य दिवस का महीना होता है। 1992 में उत्तर प्रदेश में जो हुआ था, अगर ममता बनर्जी नहीं संभली तो पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर भारत के 4 राज्यों में बारिश, 22 शहरों में घने कोहरे। आईएमडी का नया अपडेट। जी दोस्तों, देश के उत्तरी भाग में जहां शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जहां तेज होता जा रहा है, तो वहीं उत्तर भारत के 4 राज्यों में बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के बाद कई राज्यों में अधिकतम तापमान 7 डिग्री से नीचे चला जाएगा। वहीं दिल्ली में अभी
प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कई इलाकों में अभी भी AQI 350 से ऊपर जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक 24 दिसंबर को 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा इन राज्यों में 28 दिसंबर को भी हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 27 और 28 दिसंबर को अंडमान निकोबार में भी छिटपुट बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 24 दिसंबर को उत्तर और पूर्वी भारत के 22 शहरों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। IMD के मुताबिक बिहार के पटना, गया, पूर्णिया, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय और दरभंगा में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। झारखंड के रांची में भी घने कोहरे से दृश्यता 50 मीटर तक पहुंच जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूनूस सरकार गिराने की तैयारी, बांग्लादेश में गहराने लगा राजनीतिक संकट, तेज होगा आंदोलन। जी दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनूस गंभीर और आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस इनकलाब मंच ने इस सरकार को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अब वही संगठन इसे सत्ता से हटाने के लिए आंदोलन शुरू करने की धमकी दे रहा है। यह तनाव संगठन के प्रमुख प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद पैदा हुआ है, जिनके हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच ठन गई है। हालातों को देखकर कहा जाने लगा है कि अंतरिम सरकार अब ज्यादा दिन की नहीं है। इनकलाब मंच ने सरकार को दोषियों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसकी समय सीमा बीतने के बाद संगठन ने कड़ा रुख अपनाया है। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डर छोड़िए, नतीजे देखिए। PM मोदी ने किसानों को बताया प्राकृतिक खेती शुरू करने का सबसे सुरक्षित तरीका। जी हाँ दोस्तों, किसान दिवस के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक नया रास्ता दिखाया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक भावुक वीडियो में PM मोदी ने न सिर्फ किसानों की चिंताओं को समझा, बल्कि प्राकृतिक खेती को लेकर एक ऐसी प्रैक्टिकल सलाह दी है जो हर किसान के मन से पैदावार घटने का डर निकाल देगी। अक्सर किसानों को डर रहता है कि केमिकल छोड़कर प्राकृतिक खेती करने से उनकी पैदावार कम हो जाएगी। किसानों की इसी दुविधा को दूर करते हुए PM मोदी ने वीडियो में सलाह दी है। उन्होंने बताया कि आप एकदम से पूरे खेत में बदलाव ना करें, पहले अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में प्राकृतिक खेती शुरू करें, वहां के नतीजे देखें, मिट्टी में सुधार महसूस करें और जब आत्मविश्वास बढ़ जाए तब इसे धीरे धीरे पूरे खेत में लागू करें। मोदी स्टोरी द्वारा शेयर किए गए 2.41 मिनट के इस वीडियो में दालों की खेती करने वाले किसान कृष्ण कुमार अपनी कहानी सुना रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सज गया राष्ट्र प्रेरणा स्थल, 25 को PM करेंगे लोकार्पण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बसंत कुंज योजना में 65 एकड़ में बनाए गए कमल और आकार वाले राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। इस समय स्थल पर फूलों की सजावट तेजी से चल रही है। इसके लिए आंध्र प्रदेश, नैनीताल, दिल्ली, पुणे से विशेष सजावटी फूल वाले 1.5 लाख पौधे मंगाए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी SPG टीम ने सोमवार को पूरे स्थल की जांच की। डॉग स्क्वाड ने भी चप्पे चप्पे की पड़ताल की। सुरक्षा को देखते हुए पूरे आयोजन स्थल को सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी निगरानी में लिया है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ऐसे में आयोजन की तैयारी में कोई खामी ना रहे, इसके लिए CM योगी ने भी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का दौरा किया था और तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए थे। आयोजन में करीब 2000 बसों के आने का अनुमान है। इसी के लिए 13 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जिनमें 2600 बसें और 2000 कारें खड़ी हो जाएंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा के लिए अमित शाह का विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार, पंचकुला में दस्तावेज का लोकार्पण करेंगे गृह मंत्री। जी हाँ दोस्तों, विकसित भारत के विजन डॉक्यूमेंट से हरियाणा का विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुशासन दिवस से एक दिन पहले यानी बुधवार को पंचकुला में इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को लोकार्पण करेंगे। विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आमजन से ऑनलाइन सर्वेक्षण और पोर्टल पर सुझाव मंगाए गए थे। इसी तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों संग कार्यशालाओं में मंथन कर भविष्य की योजनाओं का खाका खींचा गया। इससे पहले 25 नवंबर को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव और श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें भव्य शहीदी दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र विजन डॉक्यूमेंट 2047 के लिए आमजन से ऑनलाइन सर्वेक्षण और पोर्टल पर सुझाव प्राप्त किए गए। सुझाव विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों संग कार्यशालाओं में खींचा गया भविष्य की योजनाओं का खाका। मोदी को यह दस्तावेज विमोचित करना था, लेकिन
अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित करना पड़ा। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोडीन केस में बुलडोजर एक्शन की तैयारी, फातिहा पढ़ने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। यूपी विधानसभा में सपा पर जमकर बरसे सीएम योगी। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोडीन सिरप घोटाले और वंदे मातरम को लेकर विपक्षी दलों को घेरा। उन्होंने सबूतों के साथ दावा किया कि सिरप तस्करी के मुख्य आरोपियों के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। बकौल सीएम जो भी अपराधी होगा बचने नहीं पाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर फातिहा पढ़ने के लायक भी उनको नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर इतिहास में तुष्टीकरण की राजनीति शुरू करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि सीएम योगी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोडीन सिरप मामले और राष्ट्रीय गौरव के मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सदन में फोटो और दस्तावेज के साथ दावा किया कि कोडीन सिरप के इल्लीगल डाइवर्जन में शामिल अमित यादव जैसे आरोपी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं।